आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे 3rd चैप्टर का। ठीक है, स्टैंडर्ड्स मतलब होता है कि एक लेवल सेट कर देना कि हाँ आपने जो भी अकाउंटेंसी के रूल्स प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, जो भी बनाना है अकाउंटेंसी में, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया जाए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो यही रूल्स प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस अजम्पशंस यही सारी मिला के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही बनते हैं हर एक इंडिया में, वर्ल्ड में। ठीक है, तो बिज़नेस करना ग्लोबली डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग तरह से है। लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरह से लिख सकते थे। ठीक है, सारे अपनी अपनी पॉलिसीज़ फॉलो कर सकते थे, ट्रीटमेंट अपनी तरह से कर सकते थे। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हम एक दूसरे की कंपनी के अकाउंट्स अच्छे से मैच नहीं कर पाते, वो मीनिंगफुल नहीं रहते, उन्हें समझना मुश्किल बहुत होता सबके लिए। जो बना रहा है उसी वो ही समझ पाता। ठीक है, तो इसलिए एक नीड थी कि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, एक रूल्स सेट किए जाए ताकि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है वो अपनी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से रिच हो जाए, रिलायबिलिटी हो जाए, उसमें रेलिवेंस हो जाए, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, हम उसको समझ पाएँ सभी जने, एक ही किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, भरोसा कर पाएँ उस पर, ये सारी चीज़ें, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे सबसे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है इनकी, पूरे वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं। नो डाउट हर एक कंट्री के स्टैंडर्ड्स थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, बट बेसिक जो रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं वो सेम ही है। ठीक है, तो इंडिया में ICAI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, ये मेंबर्स है कमेटी के, जो हमने बोर्ड बनाया हुआ है एक इंडिया में, IAASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो ये स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, चेकआउट करता है। ठीक है, और देखता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स पे चेक रखा जाता है टाइमली इन हाँ जी। अथॉरिटीज़ काउंसिल, ठीक है, काउंसिल्स के थ्रू, ताकि जो अकाउंट्स है ना वो प्रॉपर रहे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं क्या? जनरल गाइडलाइंस हैं, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। रूल्स प्रोसीजर्स, ठीक है, मेजर कैसे करना है किसी चीज़ को, रिकॉग्नाइज कैसे करना है, ट्रीट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, डिस्क्लोज कैसे करनी है इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग के जो भी रूल्स हैं, दीज आर ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये गाइडलाइंस है, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ठीक है, इसके बेस पे ही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो यूसेज है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यूनिफॉर्म है ये, हर एक कंपनी, हर एक उसको फॉलो करना पड़ता है, हर एक बिजनेस को इंडिया में। ठीक है, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, कंसिस्टेंसी आती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब हम सब कुछ चेक, और कंपेरेबिलिटी भी आती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाए जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट और कंट्री के लॉज ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टाइमली रिवाइज किए जाते हैं, लॉज को ध्यान में रखा जाता है, ये मैंडेटरी है नेचर में। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, मींस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन के देयर आर अल्टरनेट मेथड्स, तो उनमें से अगर कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ज़्यादा ये नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ही हैं जिसके बेस पे अकाउंट्स बनता है। ठीक है, बेसिक स्टेटमेंट्स ही हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? कंपेरेबिलिटी कर सके, भरोसा कर सके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे, अंडरस्टैंड कर सके, ट्रांसपेरेंसी लेके आ सके ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्मलाइजेशन ला सके। ठीक है, चेंजेस ज़्यादा ना हो, ये सारी चीज़ें हैं। यूटिलिटी यूसेज क्या है, रूल्स रेगुलेशंस बताती है, यूनिफॉर्मिटी लेके आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने में, कंपेयर करने में मीनिंगफुल बनाती है, कॉन्फिडेंस लेके आती है कस्टम पर्सनस में जो यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, ऑडिट करने में हेल्प करती है ऑडिटर्स को जो चेक करते हैं अकाउंट्स को। थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं, मैन मेड है। ठीक है, हमेशा पास नहीं करते वेरिफिकेशन टेस्ट,
और बिज़नेस का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, कंट्री के लॉज अलग अलग होते हैं, तो उसके बेस पे थोड़े बहुत चेंजेस भी किए जाते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस है आपके। IFRS दे रखे आगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, आप स्टडी पर करोगे तो सेम ही चीज़ पता लगेगी आपको। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या बनाते हैं हम, वो देख लेंगे। ठीक है, मेजरमेंट्स, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग वैल्यूज़ पे मेजर किया जाता है, तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद IFRS होता क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए IFRS है। अजम्पशंस वही है जो हमने पहले पढ़ी थी, वही अजम्पशंस यहाँ पे है IFRS में। ठीक है, एक्रूअल अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, मेजरिंग यूनिट, मेजरिंग मतलब वैल्यू में यूनिट को मेजर किया जाता है, कांस्टेंट परचेज पावर अजम्पशन कि जो रुपीज़ या मनी है, मनी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, एज इट इज़ रहती है, बट रियलिटी में मनी की वैल्यू कम होती रहती है। उसके बाद अलग अलग कॉस्ट दे रखी हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट वो है जिस पे ख़रीदी गई थी कोई चीज़। करंट कॉस्ट है कि उसी चीज़ को आज अगर ख़रीदना हो तो कितने में आएगी। ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू, बेचना हो तो कितने में बिकेगी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू होता है कि आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, इसमें मनी पावर चेंज करके करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रीड आउट करोगे समझ आ जाएगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जस्ट एक ओवरव्यू होना चाहिए होता क्या है। उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इंटरनेशनल से मिलते जुलते ही हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सेम है ऑलमोस्ट देखोगे तो आप। क्लियर है? यस सर। गो थ्रू कर लेना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का टॉपिक, डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ भी, बट फिर भी बच्चों को कभी कभी डिफ़िकल्ट लगता है, रीड आउट करके अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लेना। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे अकाउंटिंग के बेसिस। हमारी जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है दो तरह की है, वन इज़ कैश बेसिस, अदर इज़ एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस कहते हैं इसे। कैश बेसिस का मतलब सिंपल है कि अगर कैश आ रहा है और कैश जा रहा है तभी मैं बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, अदरवाइज़ क्या रिकॉर्ड ही नहीं करता ट्रांजैक्शन को। तो भाई अगर कोई उधार पे सामान लेके जा रहा है या उधार पे दे के जा रहा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ये तो क्या बात हुई, जो कि गलत है। ठीक है, ये चीज़ गलत होती है। ऐसा क्यों है, कोई पर्सन उधार पे लेके जा रहा है, मैं उसके बारे में लिखूंगा ही नहीं, तो मैं कल को पैसे लेने का हकदार कैसे रहूँगा, मेरे पास प्रूफ नहीं है कितने पैसे लेने हैं, मुझे याद नहीं रहेगा। ठीक है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कैश बेसिस पे ही फॉलो करती हैं, रीज़न इज़ वहाँ पे ट्रांजेक्शन ही सारी कैश की होती हैं, उधार की ट्रांजेक्शन कोई होती नहीं। ठीक है, दैट्स वाई वो कैश बेसिस को फॉलो कर लेती है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका अगर आउटस्टैंडिंग सैलरीज है मतलब जो देने वाली है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड मतलब जो पहले दे दिया एडवांस में। एक्रूड इनकम है जो कमा लिया बट कैश नहीं आया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कैश आ गया बट वो अभी कमाई नहीं है, तो ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करता कैश बेसिस वाला अकाउंटिंग। ठीक है, इसके फ़ायदे वहीं पे होंगे जहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन्स कैश में होती है, करंट ईयर की होती है। सिंपल है ये बेसिस बनाना, इजी है सबके लिए समझना। ठीक है, बट सही नहीं है, ये गलत है, मोस्टली फॉलो नहीं भी करते ये, मोस्टली करते ही नहीं। ठीक है, जो वही करते हैं जो कैश बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं सारी। उसके बाद है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का वही मतलब है कि इनकम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब इनकम कमा ली है, अर्न कर ली है, तब नहीं जब कैश आएगा। जब कमा लिया, मेहनत कर ली आपने, सामान बेच दिया आपने, ठीक है, कैश आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने अपनी मेहनत कर ली है तो आप उस चीज़ को कमा चुके हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचर ट्यूशन्स दे रहा है, टीचर ने पढ़ा दिया भाई पूरा महीना, तो उसने अपनी मेहनत कर ली है। ठीक है, अब कैश ट्यूशन फीस चाहे लेट आए चाहे बाद में आए, ठीक है, तो वो जो अपनी इनकम कब तक काउंट करेगा, जब तक उसने अपनी मेहनत की थी। क्लियर है? दैट इज़ कॉल्ड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम यही फॉलो करके चलते हैं। ठीक है,
तो ये दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, मतलब रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होता है जब हम सेल्स कर देते हैं। और मैचिंग प्रिंसिपल मतलब हम करंट ईयर के खर्चों को करंट ईयर की इनकम्स के साथ काउंट करते हैं, चाहे कैश में रिसीव या पे किए हो या ना किए हो, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस सही से निकाला जा सके। क्लियर है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये ज़्यादा बेटर माना जाता है कैश बेसिस से। ये सही प्रॉफिट लॉस में हेल्प करता है, सही पिक्चर बताता है, सही खर्चे बताता है हमें। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स और इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस रिकॉर्ड करके देता है हमें। ठीक है, ये चैप्टर छोटा सा ही है, गो थ्रू कर लेना। ठीक है, इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ज़रूर करना, सभी चैप्टर्स के करने हैं वैसे रीड आउट। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5th चैप्टर। बुक्स है ना सबके पास? यस सर। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन ना एक छोटी सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो सिंपल सी बात ये बताती है कि बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। ठीक है, एसेट्स वो हैं जो चीज़ें हमने खरीद रखी हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं पैसे। लाइबिलिटीज़ और कैपिटल क्या होता है? जहाँ से पैसे या सामान आया हुआ है उधार पे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, कैपिटल क्या है? मालिक ने जो लगाया। लाइबिलिटीज़ क्या है? बाहर वालों से जो उधार लिया। अब जो पैसा बाहर वालों से लेंगे वो कहाँ लगाएंगे? बिजनेस में लगाएंगे, उसकी एसेट्स में लगाएंगे। ठीक है, तो एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, बात एक ही है, बात एक ही है चारों इक्वेशंस की। इक्विटीज़ का मतलब लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल ही होता है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट से क्या पता लगता है हमें? हर एक ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होता है, एक चीज़ डेबिट होती है तो दूसरी क्रेडिट भी होती है। क्लियर है इतना? और यस यही सर। हमारी बैलेंस शीट बनाने में यस हेल्प सर। करती है, यही इक्वेशन पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, अब वो ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट बता रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन देखो हमारे पास 3 है, 3 है, 3 चीज़ें अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैपिटल, लाइबिलिटीज़, एसेट्स। तो हो सकता है ट्रांजैक्शन 2 चीज़ों को इफेक्ट कर रही है, हो सकता है 2 से ज़्यादा को कर रही है, हो सकता है 3 को कर रही है। ठीक है, तीनों को कर रही है, तो हो सकता है सिंगल को भी इफेक्ट करती है। ठीक है, तो वो चीज़ दे रखी है इन्होंने, हम जस्ट फॉलो करेंगे। आप देखो 5.2 के लास्ट में देखो, राकेश है अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। किस तरह से आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करना है, 6 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन जनरली। ठीक है, 5 to 6 एंट्रीज या 4 एंट्रीज भी आ जाती है, देखो कैसे फॉलो करोगे। राकेश ने बिज़नेस स्टार्ट किया कैपिटल 20,000 से। तो भाई पहली बात, बिज़नेस में क्या बढ़ गया? कैश बढ़ गया, कैश लेके आया। दूसरी बात, बिज़नेस में क्या बढ़ गई है? कैपिटल बढ़ गई है। ठीक है, तो जिस तरह से बॉक्स बनाया उस तरह से ही देखो, कैश 20,000 इंक्रीज्ड, एसेट्स के नीचे स्पेशली लिखा हुआ कैश बढ़ गया। ठीक है, लाइबिलिटीज़ 0 बढ़ी है, कैपिटल नीचे लिखा हुआ है राकेश की 20,000 बढ़ी है। बीच में इक्वल टू का साइन होना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक स्टेप पे एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल रहेंगी, चेंज नहीं होती है। दूसरी देखो, फर्नीचर परचेज़ की है कैश में। ठीक है, तो आपने क्या करना है? कैश कम हो गया आपका, 500 रुपये चला गया और फर्नीचर आ गया 500 का, तो एसेट साइड पे ही चेंजेस हो गए हैं और दूसरी साइड पे इफेक्ट 0 पड़ा और एसेट साइड पे भी इफेक्ट टोटल देखें तो 0 ही पड़ा। ठीक है, तो आपने पहली ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन एक साथ लिख के दोनों का सम टोटल करना है लाइन मार के, जैसे बनाया हुआ एग्जैक्टली ऐसे ही। क्लियर है? यस सर। अब ये जो न्यू बैलेंस है ये आपको क्या बताता है कि आपके बिजनेस में 19,500 का कैश पड़ा है, 500 का फर्नीचर पड़ा है और 20,000 की कैपिटल पड़ी है, पेज नंबर 5.3 पे। तो ये आपको हमेशा बताता है कि जितनी भी आप इक्वेशंस करो, जितनी भी चेंजेस लेके आओ, एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के बराबर ही रहने वाले हैं। फिर गुड्स परचेज़ की है कैश में, तो गुड्स परचेज़ करने से स्टॉक बढ़ जाता है सामान का। ठीक है, 1000 के कैश गया, 1000 पे स्टॉक के बढ़ गए।
गुड्स खरीदी है क्रेडिट पे, तो 2000 स्टॉक बढ़ गया और क्रेडिटर्स बढ़ गए उस साइड पे, दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, ये वाली एंट्री देखना, फिफ्थ इंपॉर्टेंट है। गुड्स बेचे हैं 2500 के 4000 के क्रेडिट पे। पहली बात, 2500 का सामान चला गया, 2500 माइनस स्टॉक में से। दूसरी बात, डेटर्स आपके 4000 पे बढ़ गए क्योंकि आपने 4000 लोगों से लेना है एक्स्ट्रा। तीसरी बात, 2500 का सामान 4000 में बेचने से 1500 का फ़ायदा होगा। हमेशा जो फ़ायदा नुकसान होगा वो आपने कैपिटल में प्लस या माइनस कर देना। हमेशा जो फ़ायदा या नुकसान होगा, 1500 का फ़ायदा देखो कैपिटल में प्लस किया हुआ है 5.4 पेज पे। ठीक है, उसी तरह रेंट पे किया 1000 और सैलरीज 5000, तो 6000 तो मेरा कैश चला गया, और जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी इनकम्स होती हैं, ये कैपिटल में खर्चे माइनस, नुकसान माइनस, और कैपिटल में प्रॉफिट प्लस और इनकम्स प्लस, कमाइयाँ प्लस सारी। ठीक है, यही ट्रांजैक्शंस रहती हैं आपकी ऑलवेज। क्लियर है? Yes, sir. अगर आपने Yes, sir. पिछले साल या अगले साल का कुछ पे किया, पिछले साल का अगर पे किया तो लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, कैश माइनस हो जाएगा और लाइबिलिटी माइनस। और अगर आपने अगले साल का कुछ पे किया तो आपका कैश चला जाएगा और एक नवी एसेट बन जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड रेंट, वो एसेट्स में दिखा दोगे अलग के नाम से, अलग से नाम दिखाने हैं हर एक एसेट और हर एक लाइबिलिटी का। कैपिटल का एक ही होता है, लाइबिलिटीज़ के अलग होते हैं, एसेट्स के अलग होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स दे रखे हैं। अगर ड्राइंग्स निकालते हो, ड्राइंग्स करते हो, तो कैपिटल में से माइनस होगी। ठीक है, कैपिटल बढ़ाओगे तो कैपिटल में प्लस होगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो मालिक को मिलता है, तो उसकी कैपिटल बढ़ा दी जाती है। और दूसरी साइड पे वो खर्चा भी है बिज़नेस का, तो बिजनेस कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों कर लेना। देखो, कैपिटल पे ब्याज देना मालिक के लिए इनकम है, तो मालिक का एक ही अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, तो उसकी इनकम, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। बट बिज़नेस के लिए तो खर्चा ही रहता है ना, ब्याज देना किसी को, तो खर्चे कहाँ से माइनस होते हैं? कैपिटल में से। तो ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका इफेक्ट प्लस में कैपिटल में पड़ेगा, माइनस में भी कैपिटल में पड़ेगा, अल्टीमेटली इफेक्ट ज़ीरो रहेगा। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी यही केस है, ब्याज मालिक से ले रहे हैं तो उसकी कैपिटल में से ले लेंगे, और ये बिज़नेस की इनकम है, कैपिटल में प्लस कर देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना इसे। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपको बताया है मैंने, इनकम होती है तो कोई कैपिटल में ऐड, खर्चा होता है तो कोई कैपिटल से माइनस, नुकसान होता है तो कैपिटल से माइनस, फ़ायदा होता है तो कैपिटल में ऐड। ठीक है, बाकी पॉइंट्स आप खुद पढ़ लेना। अब आपके ना इलस्ट्रेशंस 1 2 3 काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। इलस्ट्रेशन 3 देखो ज़रा, 5.7 पेज पे किस तरह से बनाया गया प्रॉपर क्वेश्चन। हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा, पहले नंबर 1 ट्रांजैक्शन। ठीक है, हर एक एसेट का नाम लिखा हुआ है टोटल ऊपर, फिर लाइबिलिटीज़ का नाम लिखा हुआ है, फिर कैपिटल का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जो जो वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, प्लस माइनस करी जा रहे हैं। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन साथ ही लिखी है, बिना स्पेस छोड़े, बिना लाइन मारे। ठीक है, फिर जब टोटल बनाना था तो इसको लाइन मार के टोटल किया गया है, फिर थर्ड इक्वेशन लिख के दोबारा टोटल किया गया है। इस तरह से शो करना है आपने। समझ आ गया किस तरह से शो किया हुआ है? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक बेटा? Yes, sir. No, sir. ठीक है, बाकी आप देख लेना, समझ आ जाएगा आपको। इफ़ेक्ट वगैरह क्वेश्चंस दे रखे हैं काफ़ी सारे, तो इलस्ट्रेशन ज़रूर गो थ्रू करना, एक एक ट्रांजैक्शन में समझ आएगा आपको किस तरह से डीलिंग की गई है। तो आपका ये 5th चैप्टर भी कंप्लीट है। Okay, sir. अब मेरे को ये बताओ, 5th चैप्टर तक सम्स वगैरह कब कंप्लीट हो जाएंगे, कब तक? बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, 5th चैप्टर के सम्स एंड ऑल कब तक कंप्लीट हो जाएंगे?
1 वीक में हो जाएंगे? Yes, sir. तो नेक्स्ट संडे तक आपका ये हो जाना चाहिए 5th चैप्टर तक सारा, विद डाउट्स भी बीच में Okay, sir. पूछ लोगे मुझसे। ईशान, गौरव, तुम भी दोनों, और सिमरन भी आया आज, न्यू स्टूडेंट। ठीक है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे उतना अच्छा है, पढ़ाना अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6 है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये ना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यही रूल्स बताते हैं हमें कब कोई चीज़ डेबिट करनी चाहिए, कब कोई चीज़ क्रेडिट करनी चाहिए। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड इसी के बेस पे किया जाता है, एविडेंसेस के बेस पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, जहाँ से भी एविडेंस पता लगता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए क्या चीज़ डेबिट करनी है, क्या क्रेडिट करनी है, किस तरह से रिकॉर्ड करनी है। तो हमें ये रूल्स अच्छे से आने चाहिए। और जब भी आप क्वेश्चंस करते हो, चाहे जर्नल, चाहे लेजर, चाहे कुछ भी रिकॉर्ड करने का अगर क्वेश्चन कर रहे हो, तो दिमाग में ये रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि बस रट्टे लगा रखे हैं कि हाँ ये डेबिट ही होती है, ये क्रेडिट ही होती है। रूल्स फॉलो करने हैं, बढ़ रही है तो डेबिट, कम हो रही है तो क्रेडिट, क्यों हो रही है कम, सब कुछ रूल्स फॉलो करके करना है आपने। ठीक है, रसोई में पड़ा होगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के रूल्स होते हैं, अगर आपको जो भी सही लगता है वो फॉलो कर सकते हो, बट आज के डेट में मॉडर्न अप्रोच फॉलो की जाती है। बट ये है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, आप भूल नहीं सकते उसको। 6.3 पेज पे आ गया हूँ मैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स की टाइप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मेन टाइप्स होती हैं 2, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स कौन होते हैं? जो रिलेटेड करते हैं पर्सन से, जिनका लेना देना सिर्फ़ और सिर्फ पर्सन से होता है। ठीक है, तो 3 तरह के अकाउंट्स पर्सनल होते हैं। पहला होता है नेचुरल, जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो भगवान ने बनाए हैं, जिनके नाम है राम, श्याम। ठीक है, जो भी नेम्स हैं वो नेचुरल पर्सन्स होते हैं और नेचुरल अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है, मोस्टली डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट होते हैं ये। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब वो पर्सन्स जो लॉ ने बनाया है लीगली। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी का नाम हो गया, बिज़नेस का नाम हो गया, सोसाइटी का नाम हो गया, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी पर्सन या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी है, किसी की सैलरी देनी रहती है आपकी, तो भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट उस पर्सन के बारे में बताता है जिसकी सैलरी देनी थी। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट किसके बारे में बताता है? मालिक के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जितने भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, पर्सन या तो किसी को कुछ देता है या पर्सन किसी से कुछ लेता है। ठीक है, तो जब बिजनेस किसी को कुछ दे रहा है और वो पर्सन रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन हमें कुछ दे रहा है वो क्रेडिट किया जाता है, जो जो हमसे कुछ ले रहा है उसे डेबिट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. नेक्स्ट होते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब जो पर्सनल नहीं है। हमारे पास 2 तरह के इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, वन इज़ रियल एंड वन इज़ नॉमिनल। ठीक है, रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो टेंजिबल और इंटेंजिबल, या सिंपली कह लो एसेट्स, ठीक है, जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक आता है, एसेट्स। ठीक है, तो डेटर्स को छोड़ के सारे के सारे एसेट्स रियल अकाउंट्स होते हैं। डेटर्स इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि हम उन्हें पर्सन्स मान के चलते हैं। ठीक है, इन पे रूल क्या लगता है एसेट्स पे? डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है तो डेबिट, और कोई चीज़ जा रही है तो क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। क्लियर है? थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हम सिंपली 4 चीज़ों को कहते हैं: प्रॉफिट्स, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। ठीक है, ये क्या है? हमारे नॉमिनल अकाउंट्स है।
तो हमारा सिंपल रूल क्या होता है, हर एक खर्चा हर एक नुकसान डेबिट कर दो, हर एक प्रॉफिट हर एक इनकम हर एक फ़ायदा को क्रेडिट कर दो। क्लियर